नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए क्लास 12 की मानव भूगोल का चैप्टर फर्स्ट के नोट्स और इजी थ्योरी करने वाले हैं। तो आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, इसकी PDF भी मिलेगी आपको। तो हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर लाइन बाय लाइन। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो शुरू करते हैं हम। तो आपके पहला हो जाएगा मानव भूगोल की डेफिनेशन। मानव भूगोल की परिभाषा है, मानव भूगोल की प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये बहुत इजी डेफिनेशन है। सेकंड पॉइंट है आपका, एरेटेस्थोनिस को भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके 1 नंबर में आ सकता है MCQ टाइप में। ये डेफिनेशन भी आ सकती है आपके अधिलघुतात्मक क्वेश्चन के में। तीसरा पॉइंट आपके, मानव एवं प्रकृति के अध्ययन के रूप में भूगोल के दो प्रमुख घटक भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल है। जिसमें हम भौतिक भूगोल को 11वीं क्लास में पढ़ा था, जिसमें पठार पर्वत आते हैं। अब मानव भूगोल पढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब मानव भूगोल की डेफिनेशन है, मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव तथा भौतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव तथा भौतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मानव भूगोल की परिभाषा है, रेडजल के अनुसार है और एलएनसी संपुल के अनुसार है। ये डेफिनेशन, इनके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। तो रेडजल के अनुसार परिभाषा क्या है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो ये बहुत इजी एक डेफिनेशन है। एलएनसी संपुल के अनुसार है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये दोनों आपको इम्पोर्टेंट है, इनको याद करें। ये नोट्स शॉर्ट हैं, आप इनको कॉपी में जरूर लिखें। आगे बढ़ते हैं। मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, तो ठीक है, मानव भूगोल भौतिक वातावरण और मनुष्य द्वारा निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के मध्य के संबंधों का अध्ययन उनके परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। मानव भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु है, मानव भूगोल भौतिक जगत और मानव जगत के बीच संबंधों का अध्ययन है। ये सब डेफिनेशन है इनकी। यह विश्व की विभिन्न सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं के अध्ययन में सहायता करता है। तो ये हम भूगोल है जिसको हम साइंस में भी पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है, भौतिक जगत और मानव जगत के बीच संबंधों का अध्ययन है। यह विश्व की विभिन्न सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं के अध्ययन में सहायता करता है। हर एक चीज में सहायता करता है, इसमें हर एक चीज का अध्ययन किया जाता है भूगोल में। अगला है मानव भूगोल के क्षेत्र में अन्य विषयों के साथ संबंध। मानव भूगोल को अन्य विषयों के साथ भी संबंध है, जैसे मानव भूगोल और मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन है। इसमें मानव जीवन के सभी तत्वों के साथ घटने वाली घटनाओं की व्याख्या है। तो हम कृषि में भी भूगोल को पढ़ते हैं। कृषि भूगोल के अंतर्गत कृषि एवं कृषि से संबंधित विभिन्न पहलुओं को पढ़ते हैं। जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या के भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। सांस्कृतिक भूगोल में के अंतर्गत मानव के सांस्कृतिक पहलुओं की विवेचना की जाती है। आर्थिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत पर्यावरण और मानव की आर्थिक क्रियाओं के आर्थिक भूगोल मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और हम राजनीतिक भूगोल में क्या अध्ययन करते हैं, विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं हम। तो ये हम इन विषयों में भी भूगोल को पढ़ा जाता है, कृषि भूगोल में, जनसंख्या भूगोल में, सांस्कृतिक भूगोल में, आर्थिक भूगोल में, राजनीतिक भूगोल में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मानव भूगोल की 3 प्रमुख विचारधारा है। पर्यावरणीय निश्चयवाद है पहली, दूसरी है संभववाद है और तीसरी है नवनिश्चयवाद है। ठीक है दोस्तों, तो पहली है पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद। तो इसको देख लेते हैं। इसमें पर्यावरणीय निश्चयवाद की विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित किया जाता है। इसका अनुसरण करने वाले मानते हैं कि भौतिक कारक जैसे जलवायु, उच्चावत, प्राकृतिक वनस्पति आदि मानव के समस्त क्रियाकलाप
और जीवन शैली को नियंत्रित करते हैं। अन्य निश्चयवाद या नीतिवाद के जनक हैं रेटजल, रिटर और हम्बोल्ट हैं इनके जनक, इनके समर्थक हैं। दूसरी है आपकी विचारधारा संभववाद। संभववाद में क्या है? मानव द्वारा पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों को विभिन्न संभावनाओं के रूप में बदलना संभववाद कहलाता है। ठीक है, इसके जनक हैं विडाल डी ब्लास। इनके अनुसार मानव प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों को अवसर के रूप में प्राप्त कर इच्छा अनुसार उपयोग कर सकता है, अतः इसमें मानव शक्ति की प्रधानता है। तो इसमें यह बताया गया है कि मनुष्य प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का उपयोग करके अपना जीवन यापन कर सकता है। इसमें मानव की प्रधानता है। तीसरा है नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद। तो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं ग्रिफिथ टेलर को। ग्रिफिथ टेलर ने संभववाद की आलोचना करते हुए मानव निश्चयवाद की विचारधारा प्रस्तुत की है, जो पर्यावरण और मानव क्रिया के बीच समन्वय पर आधारित अवधारणा है। अतः यह एक मध्य मार्ग की अवधारणा है। इसमें न तो निश्चयवाद है, न तो नियतिवाद है और न ही संभववाद है। इसलिए इससे कहा गया रुको और जाओ अथवा रुको और जाओ। तो यह नव निश्चयवाद न तो पर्यावरणीय निश्चयवाद के समान है और न ही संभववाद के समान है। इस विचारधारा के अनुसार प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, और इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। इसमें यह बताया गया है कि हम प्रकृति का सही उपयोग कर प्रकृति पर हम विजय पा सकते हैं। हमारा फर्स्ट में नीतिवाद में बताया गया था कि मनुष्य प्रकृति से डरता था, उसकी पूजा पाठ करता था सिर्फ। और सेकंड में बताया गया है कि मनुष्य प्रकृति समय के साथ साथ मनुष्य का विकास हुआ है। अब वह प्रकृति से डरता नहीं है, अब उससे समझने लगा है, जिससे गर्मी से बचने के लिए कूलर बनाना शुरू किया है। ऐसे कई चीजों का निर्माण हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मानव भूगोल के संबंध में महत्वपूर्ण विचारधारा है। तो वर्ष के दशक के अंत में मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि और अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के कारण तीन नई विचारधाराओं मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी का जन्म हुआ। मानवतावादी विचारधारा को कल्याणपरक भी कहा जाता है। यह सामाजिक कल्याण के अनेक पक्षों आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अमूलवादी विचारधारा का संबंध सामाजिक असमानता से ही। इसमें मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है तथा व्यवहारवाद विचारधारा मानव, धर्म एवं प्रजाति पर आधारित सामाजिक वर्गों पर बल देती है। तो ये अमूलवादी विचारधारा के बारे में बताया गया है। इस सिद्धांत का उपयोग मार्क्स ने किया था। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये विचारधारा है अमूलवादी, मानवतावादी और आपकी है व्यवहारवादी। तीनों समझ में आ गई होगी। तो अब आपकी है मानव भूगोल की अवस्था है क्रमिक विकास। आरंभिक उपनिवेश युग में अन्वेषण और विवरण के आधार पर साम्राज्य और व्यापारिक रुचियों में नए क्षेत्रों में खोज व अन्वेषणों को प्रोत्साहित किया गया। तो इसमें यही बताया गया है कि पहले के समय में कुछ नहीं, पहले के समय में इतना विकास नहीं था। अब के समय में जैसे जैसे मनुष्य ने तकनीकी और बढ़ाई, वैसे ही विकास पाया है। 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग से विशिष्ट मानचित्र और अमानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में प्राय भौतिकी नियमों का प्रयोग किया है। ये वैसे आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 1990 के दशक उत्तर आधुनिकवाद कहलाता है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व के साथ सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या पर बल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। तो पहले था, अब आगे है मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। तो इसमें पहले मानव का प्रकृतिकरण है और फिर प्रकृति का मानवीकरण है। मानव के प्रकृतिकरण से तात्पर्य है
मानव को प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने से आदिम काल में प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न होने के कारण मानव ने प्रकृति के आदेशों के अनुसार स्वयं को भी ढाल लिया था। तो इसमें मानव के प्रकटीकरण से तात्पर्य मानव को प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लिया। जैसे मतलब आपको पता होगा, पहले मनुष्य जंगल में रहता था, पत्थरों से जानवरों को मारकर खाता था। उस समय प्रकृति मुख्य मानी जाती थी, इसलिए तो प्रकृति के मानकीकरण से ये तात्पर्य, तो पहले प्रकृति जो करती वही मनुष्य को करना पड़ता था। फिर मानव द्वारा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना प्रकृति का मानकीकरण कर। तो उसके बाद मनुष्य ने प्रकृति को समझकर उसने प्रौद्योगिकी की सहायता से तकनीकी उपयोग किया है और प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया है। तो इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है आपका डीएनए और आनुवंशिक के ज्ञान से मानव द्वारा विभिन्न बीमारियों का पता लगाना इसका प्रमुख उदाहरण। जिसे मनुष्य ने तकनीकों को समझा है, वैसे ही खून से बीमारियों को पता लगाना सीख जान लिया है। डीएनए मतलब खून की जांच, आनुवंशिक ज्ञान से मानव द्वारा विभिन्न बीमारियों को पता लगाना इसका प्रमुख उदाहरण है। ये उदाहरण है आपके। सेकंड है प्रौद्योगिकी किसी समाज के शैक्षिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को उचित रूप से समझने के बाद ये प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। जैसे मनुष्य ने प्रकृति को पहले समझा है, उसके बाद ये प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया, नहीं तो प्रकृति भी मनुष्य को नष्ट कर सकती है। आगे है आपके ये आपके नोट्स यही समाप्त होते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें कि अगला वीडियो कैसा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।